जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में जिसमें साइंस पूछी जाती है वहाँ पे वन लाइनर के मिल जाएंगे। आपको इनको इनको आप स्टैटिक साइंस समझ सकते हैं कि बस पढ़ना है, उसका सीधे सीधे आंसर जान लेना क्या आंसर होता है। ठीक है भाई, ये आपके हर एग्ज़ाम में जो आने वाले एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं उसके लिए कारगर या महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं। इसमें आपको सारे मिलेंगे भाई, फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी भी मिलेगी और केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? ये भाई आपका रक्त से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है। आगे देखिए, आरबी फैक्टर के खोजकर्ता। आरबी फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? ये भाई आपके हैं लैंड स्टीनर एवं वीनर। कौन है भाई आरबी फैक्टर के खोजकर्ता? लैंड स्टीनर एवं वीनर। आगे देखिए, रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो होता है आपका, ये कहाँ से नियंत्रित होता है? ये भाई आपका होता है एड्रिनल ग्रंथ से या एड्रिनल ग्लैंड से। आगे देखिए क्या दिया गया, रक्त को शुद्ध करता है। बताइए रक्त को कौन शुद्ध करता है? ये भाई शुद्ध करता है आपको वृक्क, जिसको किडनी कहते हैं। किडनी रक्त को शुद्ध करता है। आगे देखिए, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बताइए रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? ये कहलाती है डायलिसिस। देखिए आपने सुना होगा किसी के अगर किडनी काम नहीं कर रही, किडनी खराब हो जाती है तो उनकी डायलिसिस हमें बाहर से करानी पड़ती है, वो मशीन के द्वारा होती है। मशीन में होता है क्या है, एक तरफ से आपका रक्त जाएगा, अशुद्ध रक्त रक्त मशीन में फिल्टर होगा, इस मशीन में फिर से उसी रक्त को आपके शरीर के अंदर भेज दिया जाएगा। ये पूरी डायलिसिस एक साइंस के शब्द इस साइंस में आपके होता है, ये इसके लिए मशीन होती है। ठीक, ये आपको कराना पड़ता है, इसके लिए मरीज को हॉस्पिटल जाना पड़ता है या फिर आपको मशीन घर बनानी पड़ती है। ये कोई किन के लिए होता है? जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जिनका वृक्क खराब हो जाता है। आगे देखिए, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये भाई वृक्क में होता है, किडनी में होता है। आगे देखते हैं, वृक्क जिसको किडनी कहते हैं, इसका भार कितना होता है? बताइए भाई वृक्क का भार कितना होता है किडनी का? 150 ग्राम, मतलब 150 ग्राम। बहुत हल्का होता है आपका वृक्क या किडनी। आगे देखते हैं, मनुष्य के गुर्दे, किडनी, इन्हीं को गुर्दे कहते हैं, उसी के वृक्क, यही किडनी में बनने वाली पथरी। जो आपकी पथरी सुना होगा आपने, स्टोन हो गई, पथरी हो गई, होती है। ये पथरी जो होती है आपकी स्टोन होती है, इसको ये किस पदार्थ की बनी होती है? बताइए 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 किसकी बनी होती है? ये बनी होती है भाई कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक, आगे देखिए, रक्त क्षारीय होता है लेकिन उसका पीएच मान कितना आता है? ये पूछा गया है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये किसी ना किसी एग्जाम में भाई पूछ लिया जाता है। अगर आपको भाई मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को अगर लाइक कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। जो आपका रक्त परिसंचरण का पूरा तंत्र था, सिस्टम था, इसका अध्ययन पर किसने किया था? ये किया था भाई विलियम हार्वे जी ने किया था। आगे देखें, आगे क्या बताया गया, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। जो भाई शरीर से आपके बॉडी से हृदय की ओर जो रक्त लेके जाती है, ये मान लीजिए आपके हृदय है, ये शरीर से रक्त जा रहा है, इसमें जो ये इस जिस सिरा से जाता है या जिस रक्तवाहिनी से जाता है, सॉरी, उसको कहते हो सिरा है। ये जो नस जो होती है, नसें जो होती हैं, जो जिनको आप रक्तवाहिनी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसको सिरा कहते हैं, जो शरीर से हृदय की ओर लेके जाती हैं। अच्छा, आगे दिया गया है हृदय से शरीर में। जैसे मान लो एक बार शरीर से हृदय में आया, अब फिर से हृदय से शरीर में जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उस रक्तवाहिनी को, उसको धमनी कहते हैं। तो क्या होगा, ये बीच में हृदय है, यहाँ शरीर है और यहाँ शरीर है, तो यहाँ किसका होगा? यहाँ सिरा आएगा और यहाँ पे धमनी आएगा। याद रखेंगे भाई, शरीर से हृदय, सिरा, और हृदय से शरीर, ये आपका धमनी आएगा भाई। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। जो आपकी हृदय की जो हार्ट बीट होती है, इसका नियंत्रक कौन होता है? ये भाई नियंत्रक तो होता है आपका पेसमेकर। पेसमेकर का उपयोग यूज किया जाता है, जिसमें हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। आगे देखिए, जराविक सेवन है। जराविक सेवन क्या है बताइए? ये भाई आपका कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है जराविक सेवन। आगे देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में जो अपने बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन होता है सब जगह, किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। अच्छा, रक्त के द्वारा कैसे होता है? क्योंकि रक्त नसों में
रक्त वाहिनियों में रक्त समय घूमता रहता है, बहता रहता है ऐसे सब जगह, तो उसी में आपका, उसी के द्वारा आपके शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक, आगे देखिए, पित्त होता है। जो आपका पित्त होता है, पित्त को क्या कहते हैं? पित्त को कहते हैं बाइल। और पित्त रस जो होता है इसको बाइल जूस कहते हैं। वो कैसा होता है? पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का होता है। ये क्षारीय द्रव होता है। जो आपका बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, ये क्षारीय द्रव होता है। अगर क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? देखिए यहाँ पे पीएच मान पूछा गया है। पीएच मान कितना होता है? 7.7। अच्छा, ऊपर पूछा गया ब्लड का पीएच मान कितना है, याद है कि भूल गए भाई आप लोग? बताइए। इसका भाई पीएच मान है 7.4। कितना पीएच मान है? 7.4। आगे देखिए, पित्त स्रावित होता है। बताइए पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ये पूछा गया, पित्त स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है? ये भाई यकृत से स्रावित होता है, जिसको लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं यकृत को? इसको लीवर कहते हैं भाई, यकृत को। आगे देखिए, यकृत, जिसको देखिए यहाँ बताया गया इंग्लिश में लीवर कहते हैं, में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। इसमें भविष्य के लिए, इन फ्यूचर के लिए क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। क्या है? विटामिन ए। आगे देखिए, पित्त जो होता है इसको बाइल कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। ये जमा कहाँ होता है? निकलता तो भाई कहाँ से है? निकलता आपका, ये निकलता है यकृत से, लीवर से। अच्छा, जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं भाई, पूछा जा सकता है किसी में। अच्छा, आगे देखिए क्या है, आगे हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अच्छा, पहले बताओ हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया में आपको कहीं ना पानी से डर लगता है। इंसान पानी, जिसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है वो पानी देख के भागता है, पानी से उसको बहुत डर लगता है। अच्छा, ये हाइड्रोफोबिया होता कैसे? ये भाई कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते से काटने से होता है। ठीक। अच्छा देखिए, फिर पूछा गया है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये किसके द्वारा रोग होता है? मतलब ये कैसा हो? ये विषाणु द्वारा होता है, इसको वायरस के द्वारा होता है। ठीक, विषाणु को वायरस कहते हैं। अच्छा, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज की थी भाई इवाने वस्की ने। किसने की थी? इवाने वस्की ने की थी वायरस की खोज। अच्छा, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बताइए। जो वायरस का अध्ययन कहते हैं हम लोग, या विषाणु का अध्ययन कहते हैं, उसको पूरे अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। जो जंतुओं में होता है, पशुओं में होता है फुट एंड माउथ रोग, ये किसके कारण होता है? ये भाई होता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है। आगे देखिए, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। किसका? कवक का अध्ययन। आगे देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? भाई आपकी बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखिए, जीवाणु, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया, की खोज की किसने की? जीवाणु खोज ये की भाई लीवेन हॉक ने की थी। किसने की? लीवेन हॉक ने की थी जीवाणु खोज। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आया है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? ठोस में होगा। आपने देखा होगा ठोस चीज़ में, किसी में आप उसमें अगर स्ट्राइक करते हैं, उसमें अगर कुछ मारते हैं तो देखा बहुत तेज़ आवाज़ होती है ठोस में। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। अच्छा, ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है? सबसे गति धीमी होती है ये भाई हवा में, सबसे गति धीमी होती है ध्वनि की। ठीक है, आगे देखिए, आगे ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है बताइए? ये भाई होती है 760 मील प्रति घंटा। कितनी होती है ध्वनि की चाल? 760 मील प्रति घंटा। अच्छा, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या फ़र्क पड़ता है? इस पर इफेक्ट पड़ता है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। आगे देखिए, वायु है। वायु क्या है बताइए? वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें वायु में कई सारी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में आपको। आगे देखिए, वायु उदाहरण है। ये क्या है? गैस का गैस में विलयन। समझे? गैस का गैसों में विलयन, गैस में विलयन। जो भाई गैस होती है वो गैस में ही विलयन होती है। किसका? वायु का। वायु उदाहरण होता है इसका। ये क्योंकि वायु पर्याय में गैस है, उसमें क्या गैसें मिली हुई हैं। ठीक, आगे देखिए, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये भाई होता है ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्वेश्चन फिर से आता है आपका, ध्वनि से आता है क्वेश्चन। ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई, जो भाई ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, इसी को इकाई कहते हैं, इसी को यूनिट कहते हैं। ये क्या होता है? ये भाई होता है डेसिबल। डेसिबल का अगर इसको अगर देखा जाए, इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है डीबी। इसे लिखा जाता है कैपिटल डी स्मॉल बी, डीबी होता है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ डीबी की बात करें, डेसिबल की बात करें, आपने सुना होगा
कि 10 dB की आवाज़ है, डेसिबल, 30 डेसिबल, 20 डेसिबल। अच्छा, हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उसको कमेंट में बताएंगे। बताइए, जो हम लोग इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको कितने डेसिबल की आवाज़ सुनने के लिए उनके कान सुगराई होते हैं, कानों में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उसके ऊपर आवाज़ जाएगी तो कान कहीं ना कहीं कानों में तकलीफ होगी, उसके कान खराब हो सकते हैं। बताइए कितनी आवाज़ होती है, कितने डेसिबल तक उसके कान सुनने के लिए सुगराई होते हैं, आसानी से वो सुन सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन मुझे। आगे देखें, हवा का वाष्प में घनत्व होता है, कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प में घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष मात्रक होता है भाई दूरी का। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। आगे देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या इसी को मीटर में बताया गया है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए यहीं पे, यहाँ पे 12 था, 10⁻12, यहाँ पे किलोमीटर, तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएंगे जाके, तो इसके कहीं ना कहीं इसमें जीरो बढ़ गया तो 10⁻15 हो गई जाके। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आता है, देखिए यहाँ से बायोलॉजी क्वेश्चन आता है आपका। देखिए यहाँ से क्या है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं भाई? बताइए। इनके जनक हैं अरस्तु जी जनक है। कौन जनक है? अरस्तु। आइए अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया भाई, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जो जीव विज्ञान शब्द का शब्द था, ये जीव विज्ञान, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये पूछा गया है। बताइए ये किसने किया? ये किया था भाई लैमार्क। और लैमार्क जो कि कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। और आगे किया था टेविरनेस ने। टेविरनेस कहाँ के थे? जर्मन के थे। ठीक, आगे देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये समझाया था भाई आपका लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लैमार्क ने। अब आगे आता है, कई सारे विज्ञान हैं, उनके जनक पूछा जाता है, इस विज्ञान के कौन जनक है। आगे देखिए, जैसे दिया गया है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? बताइए। ये भाई जनक है आपके हिप्पोक्रेटस। कौन जनक है चिकित्सा शास्त्र के जनक? हिप्पोक्रेटस। आगे देखिए, दिया गया वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ये जनक है भाई इनके थियोफ्रेस्टस। कौन जनक है? थियोफ्रेस्टस। आइए अब आगे आते हैं। आगे दिया कि रसायन विज्ञान के जनक। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए लेवोजियर। कौन है रसायन विज्ञान के जनक? लेवोजियर है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। जिसमें मानव का विकास इतिहास तथा परंपराओं से संबंधित क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाई एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक भाई, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, यहाँ से अभी तक बायो क्वेश्चन थे, अब यहाँ से आप क्या कहते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ये आगे दिया गया गैसों के वितरण संबंधी नियम। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाले क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। ये तो भाई आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन है। गैसों के वितरण संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, गैसों के विसरण संबंधी नियम प्रतिपादन किया था? ग्राहम जी ने किया था। किसने किया था? ग्राहम जी ने। आगे देखिए, ग्रहों के गति संबंधी नियम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये भाई सबने पढ़ा होगा, जिसने भी हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा उसने ग्रहों के गति संबंधी नियम पढ़े होंगे। इनके कौन थे भाई? केपलर ने सुना होगा। केपलर के ग्रहों संबंधी नियम क्या है? इनका पूरा नाम क्या था केपलर का? जॉन्स केपलर। क्या नाम था? जॉन्स केपलर। ठीक, आगे देखिए दिया गया है E=mc²। E=mc² का समीकरण दिया था। ये समीकरण E=mc² का समीकरण किसने दिया था? ये भाई दिया था आइंस्टीन जी ने। किसने दिया था? आइंस्टीन जी ने दिया था। ये क्वेश्चन सीधे सीधे इस तरह क्वेश्चन, ये सामान्य साइंस के क्वेश्चन है, सीधे सीधे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपकी साइंस आ रहे हैं। और ये ऐसा ही नहीं केवल साइंस में, ये आपके जीएस जो आपका जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। स्टैटिक साइंस मान लीजिए इनको, केवल बस देखें उसको और आंसर टिक करें। आगे देखिए, जड़त्व के नियम की खोज की। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? बताइए। ये भाई नियम खोज की गैलीलियो जी ने। किसने की? गैलीलियो जी ने की। ठीक, आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये है भाई न्यूटन। ठीक,
आगे देखिए, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भाई यहाँ पे डार्विन। कौन है? डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। कौन सा सिद्धांत दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। आगे देखिए, नेचुरल सेकल ज्ञान का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? नेचुरल सेकल ज्ञान का सिद्धांत डार्विन जी ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भाई चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। आगे देखते हैं, आगे दिया गया आनुवांशिकी के जनक है। आनुवांशिकी के जनक कौन है भाई? ये है भाई ग्रेगरी जॉन मेंडल। इनको भाई ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। यहाँ पे ग्रेगरी लिखा, ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। आगे देखिए, मेंडल ने, यही ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। जो उन्होंने प्रयोग किया था आनुवांशिकी का, वो किसका प्रयोग, किसके ऊपर प्रयोग किया था? बताइए। वो किया था भाई मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पे किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। आगे देखिए, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी, ब्रैकेट में इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है, कहा था। आनुवांशिकी के विज्ञान को आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? बताइए। ये कहा था डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था। आगे देखिए, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, किसमें होता है? ये भाई क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। किसने किया था जीन शब्द का प्रयोग? जोहानसन ने किया था। आगे देखिए, जीन अवस्थित होता है, उपस्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है? गुणसूत्रों में। ठीक। एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया बीडल एंड टैटम ने। किसने दिया था? बीडल एंड टैटम ने दिया था। आगे देखिए, खून का रंग लाल होता है, किसके कारण खून का रंग लाल होता है? बताइए। ये कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून में हीमोग्लोबिन होता है, उसी के कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? बताइए। हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। तभी कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाने से आयरन की कमी नहीं होगी। हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी नहीं होगी। ठीक। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है यौगिक, किसका यौगिक है? ये यौगिक है भाई आपका प्रोटीन का। किसका यौगिक है? प्रोटीन का। आगे देखिए, खून थक्का नहीं जमाता। खून थक्का नहीं जमाता किस, बताइए। खून का थक्का कब नहीं जमने लगता है? जब भाई इंसान को हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। अगर आपको हीमोफीलिया नामक रोग हो गया तो आपका ब्लड नहीं जमेगा, चोट लगेगी तो ब्लड नहीं बंद कर पाएंगे, ब्लड हमेशा बहता रहेगा। आगे देखिए, शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन ना हो तो ब्लड के अंदर जो अपने नसों में रक्त वाहिनियों रक्त बहरा भी बहे ना, जम जाए रक्त, क्योंकि रक्त के अंदर जमने की वो क्षमता होती है, जम जाए। तो इसके लिए कौन सा उसमें होता है, क्या होता है रक्त में? हिपैरिन नामक प्रोटीन। ठीक। जो रक्त को जमने नहीं देता शरीर के अंदर। आगे देखिए, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन होता कहाँ से? हिपैरिन नामक प्रोटीन का, ये भाई यकृत से होता है। किससे? लीवर से, जिसको यकृत कहते हैं। आगे देखिए, रक्त का अध्ययन कहलाता है भाई, बताइए। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, रक्त के थक्का बनने में सहायक है। रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या है? प्लेटलेट्स। कौन सहायक है? प्लेटलेट्स। आगे देखिए, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, मतलब प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? ये भाई प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमाने में या जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? जो रक्त का थक्का जमाते हैं उसके लिए विटामिन सहायक कौन सा है? विटामिन के सहायक है। आगे देखिए, रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ये भी बताइए। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग प्लाज्मा होता है भाई। ठीक। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, तीसरी ठोस द्रव गैस, चौथी अवस्था है जो उसमें, वो कौन सी है भाई? आपकी प्लाज्मा है। कौन सी अवस्था पदार्थ की? चतुर्थ अवस्था, प्लाज्मा। आगे देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु, फिर से हम कहेंगे अभी आपको, हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, वही है यहाँ पे लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु, पाई देखिए गलत लिखा, जताने लिखा, जाने वाली धातु क्या है? लोहा है। एक ही आगे देखिए, ब्लड बैंक कहलाता है।
ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ये भाई कहलाता है प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा। आगे देखिए आरबीसी का कब्रगाह है, कब्रगाह या शमशान है। अब आरबीसी का शमशान क्या है? ये भाई प्लीहा है, जो आपका स्प्लीन जिसको बोलते हैं हम लोग। आगे देखिए ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। जो ब्लड बैंक होती हैं सब जगह जहाँ से हम लोग ब्लड लेने जाते हैं, जिसकी कमी हो जाती है, वहाँ पे ब्लड को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है बताइए भाई? ब्लड को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कितने पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। आगे देखिए रक्त समूह होते हैं, कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? सबको पता होगा ये चीज़ भाई, जिसको हम लोग ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ब्लड ग्रुप बोलते हैं। आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, या ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप केवल। फिर इनके बाद ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, वो अलग होते हैं। ठीक, आगे देखिए रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ये भी कहे लैंडस्टीनर ने। किसने की? लैंडस्टीनर ने। आगे देखिए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? जो सबको रक्त दे सकता है, सबके लिए रक्त देने का कार्य करता है, कौन? सर्वदाता। किसका होता है भाई? ओ होता है। कौन सा? ब्लड ग्रुप ओ। अगर सर्वग्राही रक्त समूह जिसका किसी भी रक्त समूह का हो, उसके अंदर ब्लड वो ले सकता है, बताइए कौन सा होता है? ए बी होता है। ओ कौन सा होता है? सर्वदाता होता है, और ए बी सर्वग्राही होता है। आगे देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बताइए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। आगे देखिए जड़ों का रूपांतरण है, जड़ों के रूपांतरण है कौन है बताइए? जड़, जो जड़ में होते हैं, जिनको जड़ कहते हैं, मूली और गाजर। देखो कि मूली और गाजर जमीन के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं जड़ होते हैं पेड़ की। ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं ये जड़ों के रूपांतरण है। अच्छा तने का रूपांतरण क्या है? तना क्या होता है? आलू और प्याज। ठीक, ये तन होता है, आलू क्या है? तना होता है, प्याज क्या होता है? तना होता है। ठीक, आगे देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो किस में पाई जाती है? वो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक, आगे देखिए भाई शरीर के की सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये भाई है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, वही वाला दिया है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है या कहलाता है कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड मास्टर ग्रंथि होती है। ठीक, आगे देखिए दो वंशानुगत रोग। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? वर्णांधता या हीमोफीलिया। कौन से हैं? वर्णांधता या हीमोफीलिया। कौन से हैं? ये आपके दो वंशानुगत रोग हैं। आगे देखिए सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया किसने किया? ये भाई किया आपका हेरनर ने किया। कब किया? 1876 में। किसका? वर्णांधता का। किसमें? मनुष्यों में। ठीक, आगे देखिए एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। बताइए भाई जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उनमें पहचान किसको, वो किस रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं? वो हरा या लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक, हरा या लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक, आपने देखा होगा जब कभी किसी चीज़ का मेडिकल होता है, किसी भी मिलिट्री आप जॉब का, रेलवे में होता है, कई सारे एग्जाम में होता है, उसमें आपको देखा होगा आपको ये चेक किया जाता है, आपको दिखाया जाता है हरा रंग आप पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे, हरा कलर देख पा रहे, हरा और लाल कलर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक, अगर जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वर्णांधता के शिकार होते हैं और उनको उससे अनफिट कर दिया जाता है मेडिकल से। और ये एक ऐसा होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। पता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? ये होता है थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है। आगे देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं भाई, वीडियो लाइक नहीं करते हैं, जरूर लाइक करिएगा। आगे देखिए जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है बताइए? इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। आगे देखिए लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है। बताइए लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, किसमें होता है? कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कौन? कवक और शैवाल। आगे देखिए प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वह मुख से प्रारंभ हो जाता है। देखा होगा खाना खाते हैं, खाना खाते समय लार निकलती है जो खाने को एकदम से गला देते हैं मुंह के अंदर ही उसका पेट, इसीलिए कहा जाता है खाना खूब चबा खाना चाहिए।
खाना चबा खा लेते हैं, उसमें कई सारी जो हम लोग मुख में खाना खाते हैं, मुख में खाना एकदम गल जाता है, जो लार निकलती है उसी लार से खाना गल जाता है। आगे देखिए, पचे भोजन का अवशोषण कौन करता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाने जो कि खाना पचाने में सहायक होता है, ये टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अच्छा, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, जो आपकी टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ये भाई टांग में पाई जाती है, आपकी टांग में। ठीक, टीबिया होती है, टांग कहाँ होता है? जो घुटने के नीचे वाला हिस्सा होता है, वही हड्डी होती है टांग में। आगे देखिए, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, बताइए कौन सा अंग है जिसमें हड्डियां सबसे ज़्यादा होती हैं? ये अंगुली होती है, आपकी उंगलियां नहीं होती हैं, उनको हर जगह से वो उंगलियां फोल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। आगे देखिए, भोजन पचाने में सहायक होता है, कौन सहायक है भोजन पचाने में? एंजाइम सहायक है आपके। आगे देखिए, एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होती कहाँ होती है? अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं भाई आपके अमीनो अम्ल में। आगे देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? जो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की कितनी संख्या होती है बताइए भाई? ये संख्या होती है 20 संख्या होती है, कितनी? 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। आगे देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, कहाँ किससे होता है ऊतकों का निर्माण? ये भाई आपका होता है प्रोटीन से। आगे देखिए, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए ये कैल्शियम और फास्फोरस। इसीलिए कहते हैं ना, जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं, नहीं तो कहा जाता है कि दूध काफ़ी पिए। ठीक, इसके लिए कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए। आगे देखिए, भोपाल कांड, जो आपका भोपाल कांड हुआ था, कब हुआ था? 1984 में हुआ था। उसमें रिसाव हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था? वहाँ प्लांट में एक गैस का रिसाव हो गया, कौन सा गैस थी वो भाई? थी मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक, जिसमें कई एकदम भोपाल, जिसको जानते हैं भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं, त्रासदी के नाम से जानते हैं उसको। आगे देखिए, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, किसे कहते हैं? काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहते हैं? क्रमशः किसको कहते हैं? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को, एक को कहते हैं, इसको कहते हैं काला हीरा, इसको कहते हैं काला शीशा। आगे देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, किसको कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं, किसको? एड्रिनल को। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? पत्ती होता है भाई। ठीक, पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों में जो हरा रंग होता है किसके कारण हरा रंग होता है बताइए भाई? पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? ये भाई आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है, जो पत्तियों में रंग पीला रंग हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? ये कैरोटीन के निर्माण के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण उसका रंग पीला हो जाता है। अच्छा देखिए, पर्णहरित में उपस्थित होता है, कौन उपस्थित होता है? कौन सी धातु होती है जो पर्णहरित में? कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु बोलती है। ठीक, आगे देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किसके कारण संतुलित होती है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो जो आपके पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक, इसीलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित बनी रहती है, नहीं तो भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो ना ग्रहण करे तो अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। आगे देखिए, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने के लिए करने की प्रक्रिया है, क्या है बताइए भाई? जो पेड़ पौधे में खाना तैयार होता है कैसे तैयार होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया होती है उसके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का रूप प्रकाश, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं पौधों को धूप लगनी बहुत आवश्यक होती है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में होती है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है,
कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? ये भाई आपका निकलता है जल से। किससे निकलता है? जल से निकलता है। आज हम लोगों ने देखे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो आपके हर प्रकार के कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस कहीं ना कहीं पूछी जाती है हर एग्जाम में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।